तभी पता नहीं कहां से अचानक मेरे ट्रक के सामने एक बहुत बड़ा काला उल्लू उड़कर निकल गया। वो बिल्कुल किसी इंसान की तरह लग रहा था, जैसे सिर उल्लू का हो और उसका शरीर इंसान का। Bold was me. और यह हॉरर स्टोरी है लाले चूजा ब्रूजा की। दोस्तों, ये लाले चूजा ब्रूजा स्पेनिश भाषा के शब्द है, जिसमें लाले चूजा का मतलब है उल्लू और ब्रूजा का मतलब है चुड़ैल। तो लाले चूजा ब्रूजा का मतलब है उल्लू जैसी दिखने वाली चुड़ैल। दोस्तों, मैक्सिको और उसके आसपास के इलाकों में ऐसी चुड़ैलें पाई जाती हैं, जो दिन में तो आम इंसानों की तरह होती है, लेकिन रात होते ही या एक बड़े से उल्लू का रूप लेकर इंसानों का शिकार करने के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों, मैक्सिकन कल्चर में यह माना जाता है कि जब काला जादू करने वाली कोई औरत शैतान को अपनी आत्मा बेच देती है, तब उस औरत के अंदर कई जादुई शक्तियां आ जाती है, जैसे रूप बदलने की शक्ति, उड़ने की शक्ति और भी कई तरह की शक्तियां आ जाती है। इन शक्तियों के मिलने के बाद वो औरत बन जाती है लाले चूजा ब्रूजा, यानी उल्लू जैसी दिखने वाली चुड़ैल। ये चुड़ैल रात के वक्त शिकार पर निकलती है और ज्यादातर यह बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। यह चुड़ैल शैतानों को बच्चों की बलि चढ़ाती है, जिससे चुड़ैलों की उम्र बढ़ जाती है। यह चुड़ैल बड़े इंसानों का खून भी पीती है, जिससे इनकी ताकत बढ़ती है। दोस्तों, यह चुड़ैल एक बड़े से उल्लू की तरह दिखती है, जो कि आधा उल्लू और आधा इंसान होता है। मैक्सिको और उसके आसपास के इलाकों में इन चुड़ैलों को देखे जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसी चुड़ैल की कुछ बहुत ही सच्ची पर भयानक कहानियां सुनाऊंगा। दोस्तों, पहली कहानी रॉबर्ट स्मिथ की है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मैं दक्षिण टेक्सास में रहता हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मुझे अक्सर रात को सुनसान हाईवे से गुजरना पड़ता है। मैं आज रात बात कर रहा हूँ लाले चूजा की। एक दिन जब मैं वापस शहर जा रहा था और सड़क बिल्कुल सुनसान थी, तभी पता नहीं कहां से अचानक मेरे ट्रक के सामने एक बहुत बड़ा काला उल्लू उड़कर निकल गया। वो बिल्कुल किसी इंसान की तरह लग रहा था, जैसे सिर उल्लू का हो और उसका शरीर इंसान का। आप लोग सोच रहे होंगे कि यह मेरी आंखों का धोखा है या फिर ये एक इत्तेफाक है, और मैं भी इसे इत्तेफाक ही कहता, लेकिन 3 हफ्तों में यह तीसरी बार है जब मेरे साथ ऐसा हुआ है। 2 बार शहर से बाहर जाते समय और 1 बार आधी रात को काम से वापस आते समय। मैं इस इलाके में आम पंछियों की तलाश कर रहा था और बाद में मुझे पता चला कि जिस काले और बड़े उल्लू की मैं बात कर रहा हूँ, वह टेक्सास के इस इलाके में होते ही नहीं। फिर मैं अपनी कार लेकर वापस घर जाने लगा और तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। लेकिन तभी वह उल्लू मेरे विंडशील्ड के सामने से उड़ते हुए आया और तभी मेरा बैलेंस खो गया और मैं काफी ज्यादा डर भी गया था, जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा और मेरी कार एक बड़े से पेड़ पर जा टकराई। मुझे इन मैक्सिकन लोगों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि यह लोग बोलते थे ये लाले चूजा एक ऐसी चुड़ैल है जो रात के वक्त निकलकर लोगों को अपना शिकार बनाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद से मुझे पता चल गया कि हाँ, वो सच में होती है और ईश्वर का शुक्र है कि उस दिन मेरी जान बच गई। लेकिन मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि लाले चूजे के साथ लड़ाई करना या फिर उसको मारने की कोशिश करना हमें भारी पड़ सकती है और यहाँ तक कि हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए आपका सबसे अच्छा दांव यही है कि रात में सुनाई देने वाली सीटी या फिर रोने की आवाज से दूर भाग जाना चाहिए, क्योंकि यह चुड़ैलें सीटी मारकर या फिर अलकर और जब लोग उसकी मदद करने जाते हैं तो वह अपने असली रूप में आकर लोगों का शिकार कर लेती है। इसलिए अंधेरे के बाद सुनसान सड़कों पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अपनी दूसरी कहानी। और ये दूसरी कहानी कुछ इस तरह है कि सन 1955 में टेक्सास के सैन बेनितो इलाके में एक किसान रहता था। वह किसान अपने खेतों के पास में ही रहता था और उसके खेतों से थोड़ी दूरी पर एक घना जंगल था।
यह सन 1955 के समय की ही बात है कि एक दिन उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे और खिड़कियों पर बड़ी बड़ी खरोचों की निशान पड़ी हुई थी, जैसे किसी बड़े जंगली जानवर ने अपने नुकीले पंजों से उन खिड़की दरवाजों पर खरोच मारी हो। उसने सोचा कि शायद ये किसी जंगली जानवर का काम है जो गलती से शायद जंगल से भटक कर यहाँ आ गया होगा। उस किसान ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसी दिन से रोजाना उसको अपने घर की खिड़की दरवाजों पर और कई बड़ी बड़ी खरोचें मिलने लगी। लेकिन अब उसको अपने बीवी बच्चों की चिंता होने लगी थी। वह सोच रहा था कि इस जंगली जानवर का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये मेरी बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को साथ लेकर जानवर को मारने के लिए अपने घर के पास वाले जंगल में चला गया। उस किसान को शक था कि वो जंगली जानवर उसके परिवार के लिए खतरा बना हुआ है और वो इसी जंगल में रहता है। वह किसान और उसके साथी अपने साथ बंदूकें, कुल्हाड़ी और जलते ही मसाले ले गए थे। उस किसान को मिलाकर कुल 17 लोग उस रात जंगल में गए थे, लेकिन कुछ घंटों के बाद सिर्फ 4 लोग ही उस जंगल से वापस आए। वो चारों लोग बुरी तरह से घायल और बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उन चारों में से वह किसान भी एक था जो जंगल से लौटकर वापस आया था। वह किसान जब अपने घर गया तो उसकी बीवी ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, बाकी लोग कहाँ हैं और तुम्हारी ये हालत किसने की। तब उस किसान ने अपनी बीवी से कहा कि मेरे साथियों को उस चुड़ैल ने मार दिया है, हम उससे नहीं लड़ सकते हैं। तो उस किसान की बीवी ने कहा, फिर ये तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन सी चुड़ैल। तो उसने बस इतना ही कहा, लाले चूजा। दोस्तों, अब मैं आपको जो तीसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो हेक्टर नाम के एक शख्स की बिल्कुल सच्ची कहानी है। यह कहानी थोड़ी सी लंबी है और इस कहानी में काफी सस्पेंस भी है, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस कहानी को पूरा सुने ताकि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आए। तो मैं आपको हेक्टर के नजरिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम हेक्टर है और मैं मैक्सिको का रहने वाला हूँ और आज मैं आप लोगों को अपनी आप बीती सुनाऊंगा कि कैसे एक लाले चूजा चुड़ैल ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में मेरी माँ मुझे लाले चूजा चुड़ैल की कहानियां सुनाकर बहुत डराती थी। जब भी मैं शैतानी करता तो मेरी माँ कहती, शैतानी मत करो वरना लाले चूजा चुड़ैल तुम्हें उठा ले जाएगी। जब भी मैं रात को घर से बाहर जाने की जिद करता तो मेरी माँ मुझसे कहती कि रात को घर के बाहर जाने वाले बच्चों को लाले चूजा चुड़ैल उठा ले जाती है। मेरी माँ मुझे चुड़ैल की कहानियां सुनाती थी, लेकिन मैं इन कहानियों से बिल्कुल भी नहीं डरता था। मैं इन सब बातों को बकवास मानता था। मुझे लगता था कि यह कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने के लिए है। मेरे पापा भी एक बहुत अच्छे इंसान थे और एक अच्छे पिता भी। मुझे यह भी याद है कि बचपन में कैसे मैं और पापा मिलकर अपने घर की खिड़कियों और दरवाजों की मरम्मत करते थे। पता नहीं क्यों उन दिनों मेरे घर के खिड़की दरवाजे आए दिन टूटते ही रहते थे, लेकिन उनकी मरम्मत करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता था। मैं और पापा अपने घर के खिड़की दरवाजों की मरम्मत करते थे और मेरी माँ नींबू का शरबत और सैंडविच बनाकर हमारा इंतजार करती थी। मेरे परिवार में 5 लोग थे, मैं, मेरे मम्मी पापा, दादाजी और मेरा एक प्यारा सा कुत्ता जिसका नाम जैक था। तो एक रात मेरा कुत्ता पता नहीं क्यों रात को बाहर की ओर देखकर भौंकने लगा। उसके भौंकने की आवाज सुनकर हम तीनों चारों लोग जाग गए और जैक के पास जाकर देखा तो वह खिड़की के बाहर देखकर लगातार भौंके जा रहा था और खिड़की खुली होने के कारण जैक वहां से कूद के बाहर भाग गया और मेरे पापा भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे और फिर अंधेरे में मेरे पापा और वो जैक दोनों गायब हो गए। कई घंटे बीत गए लेकिन ना तो मेरे पापा वापस आए और ना ही जैक आया। अगली सुबह पता चला कि मेरे पापा की लाश बहुत ही बुरी हालत में जंगल में मिली है, लेकिन मुझे मेरे पापा को आखिरी बार देखने भी नहीं दिया। उस वक्त मैं काफी दुखी था क्योंकि पापा के रूप में मैंने अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त खो दिया था। फिर इस घटना के बाद मेरी माँ ने आगे की पढ़ाई कराने के लिए मुझे दूर भेज दिया क्योंकि मेरा घर एक कस्बे में था और यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। इसलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मुझे मेरे घर और मेरे परिवार को छोड़ना पड़ा।
घर से काफी दूर रहने के बाद भी मेरी माँ हफ्ते में 2 या 3 बार मुझसे मिलने जरूर आती थी। मेरी माँ जब भी मेरे पास आती तो मैं उनसे खूब सारी बातें करता और मैं माँ से अपने दादाजी का हालचाल भी लेता। मेरी माँ मुझसे हमेशा सुबह के समय ही मिलने आती थी और हर बार वह दिन रहते ही वापस घर लौट जाती थी। मैंने कई बार माँ से कहा कि आप कुछ दिनों के लिए यहीं मेरे साथ रुक जाइए या कम से कम रात के खाने तक ही रुक जाइए, लेकिन माँ हमेशा कहती कि नहीं, मैं नहीं रुक सकती, मुझे दिन ढलने से पहले ही घर पहुंचना होगा क्योंकि मुझे तुम्हारे दादाजी की देखभाल भी तो करनी है। इतना कहकर मेरी माँ दिन रहते ही घर के लिए लौट जाती थी। एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई। हमेशा की तरह हमने खूब सारी बातें की और साथ में खाना खाया। फिर बातों बातों में कब शाम हो गई हमें पता ही नहीं चला और ना जाने क्यों शाम होते देख मेरी माँ बहुत परेशान हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जल्द से जल्द घर के लिए निकलना होगा। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो सिर्फ शाम हुई है, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? रात के 8 बजे तक आप आसानी से घर पहुंच जाएंगी। लेकिन मेरी माँ ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरी माँ ने मुझसे बाय कहा और अपनी कार से वह घर के लिए रवाना हो गई। मेरी माँ को घर के लिए निकले अभी सिर्फ 1 घंटा ही बीता था कि तभी मेरे मोबाइल फोन पर एक कॉल आई। मैंने वह कॉल रिसीव किया और हेलो कहा। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप हेक्टर बोल रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैं हाईवे पुलिस का एक सिपाही बोल रहा हूँ। यहाँ हाईवे पर एक औरत की कार का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसकी मौत हो गई है और आपका नंबर भी हमें उसी औरत के मोबाइल फोन से मिला है। आपको लाश की शिनाख्त के लिए जल्द से जल्द आना होगा। फिर उसने एक्सीडेंट वाली जगह की लोकेशन बताकर फोन काट दिया। यह सब बातें सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल सन्न रह गया। मैं सोच रहा था कि यह औरत जिसका एक्सीडेंट हुआ है क्या वो मेरी माँ है? मैं सोच रहा था कि नहीं, भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे साथ इतनी बेरहमी नहीं कर सकता। फिर किसी तरह से मैं खुद को संभाल कर और जल्दी से एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा। वहां जाकर मैंने देखा कि वह मेरी माँ की ही कार थी और उस कार से लगभग 30 मीटर की दूरी पर मेरी माँ की लाश पड़ी थी। मेरी माँ की लाश इतनी भयानक तरीके से कटी फटी थी कि उसे देखकर मैं कांप गया और यह सोच सोच कर रो रहा था कि मेरी माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी। फिर हाईवे पुलिस ने मुझसे कहा कि शायद ये किसी बड़े जंगली जानवर का काम है, इसने पहले कार की छत फाड़ी और फिर तुम्हारी माँ को कार से बाहर निकालकर उनकी जान ले ली। मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने भी उसी समय कसम खा ली थी कि जिस किसी भी जंगली जानवर ने मेरी माँ की जान ली है मैं उसे ढूंढकर मार डालूंगा। फिर मैंने अपनी पढ़ाई बंद करके कुछ शिकारी लोगों को अपने साथ लेकर उसी हाईवे के किनारे वाले जंगल में उसी जंगली जानवर को ढूंढना शुरू कर दिया जिसने मेरी माँ को मारा था। 2 हफ्तों तक कड़ी खोजबीन करने के बाद भी मुझे उस जंगल में कोई भी जानवर नहीं मिला। फिर मैंने हार मान ली और उस जानवर की खोजबीन बंद कर दी। उसके बाद मैं दुखी मन से अपने दादाजी के पास चला गया। मैं बस अपने परिवार के आखिरी सदस्य को देखना चाहता था। जब मैं अपने दादाजी के पास पहुंचा तो वह बहुत ही उदास होकर अपनी कुर्सी पर बैठे थे। वैसे तो हमेशा मेरे दादाजी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाते थे, लेकिन आज वो मुझे देखकर भी खुश नहीं थे। फिर बहुत ही उदास मन से मैंने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, मैं हार गया, मैं उस जानवर को नहीं ढूंढ पाया जिसने मेरी माँ की जान ली थी। फिर मेरे दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए मुझसे कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है हेक्टर, वो बहुत पहले से ही हमारे परिवार की दुश्मन रही है। वो हमारे परिवार के हर सदस्य को मार देना चाहती है। इतना बोलकर मेरे दादाजी चुप हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह सब बात बहुत पहले की है, जब मैं जवान था और अपनी जवानी के दिनों में मैं और तुम्हारी दादी ने उसे एक पेड़ पर बैठे देखा था। उसी दिन के बाद से वह हमारे परिवार के हर सदस्य की जान की दुश्मन बन गई थी। क्या तुम भूल गए हेक्टर कि तुम्हारा बचपन कैसे बीता था? तुम रोज अपने पापा के साथ मिलकर अपने घर के खिड़की दरवाजों की मरम्मत किया करते थे। वो वही थी जिसको हमने उस पेड़ पर देखा था और वो तुम लोगों की जान लेना चाहती थी। वो वही थी हेक्टर, लाले चूजा। मैं अपने दादाजी की यह बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि दादाजी ये क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने दादाजी से कहा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या वो चुड़ैल सच में होती है, क्या वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। मेरे दादाजी ने कहा कि नहीं हेक्टर नहीं, वह चुड़ैल कोई कहानी नहीं, वह सच में होती है और उसी ने हमारे पूरे परिवार को मार डाला है। सबसे पहले उस चुड़ैल ने मेरी बीवी यानी तुम्हारी दादी की जान ली, फिर उसने मेरे भाई की जान ली, उसके कुछ सालों बाद ही उस चुड़ैल ने तुम्हारे पिता की जान ली। और तुम्हें तो याद ही होगा कि तुम्हारे पिता की लाश भी तुम्हें नहीं दिखाई गई थी, इसलिए क्योंकि उस चुड़ैल ने तुम्हारे पिता को बहुत ही बेरहमी से चीर फाड़ डाला था। और तुम्हारे पिता की मौत ही कुछ सालों के बाद हमने तुम्हें पढ़ने के लिए घर से दूर भेज दिया ताकि हम तुम्हें उस चुड़ैल से बचा सके। लेकिन तुम्हारे इतने दूर रहने के बाद भी तुम्हारी माँ तुमसे मिलने जाती रहती थी। मैं हमेशा कहता था कि इतनी दूर आने जाने में वह चुड़ैल तुम्हारी जान ले सकती है, तो तुम्हारी माँ मेरी इस बात पर कहती कि मैं अपने बेटे को देखे बिना वैसे भी जिंदा नहीं रह सकती। आखिरकार तुमसे मिलकर लौटते वक्त उसने तुम्हारी माँ की भी जान ले ली और वो चुड़ैल अब मुझे मारना चाहती है और वह चुड़ैल मुझे मारने के बाद तुम्हारे ऊपर भी हमला करेगी। मैं रोते हुए अपने दादाजी की सारी बातें सुन रहा था। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा कि हेक्टर, मैं यह बातें तुम्हें कभी नहीं बताता, लेकिन अब बात तुम्हारी जान पर आ गई है, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें यह सारी बातें बतानी पड़ रही है। फिर मेरे दादाजी ने कई रस्सियां पकड़ाई जिन पर 7 गांठें लगी हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि इन रस्सियों ने ही इतने सालों तक हमारे घर को उस चुड़ैल से सुरक्षित रखा था। अब यह रस्सियां तुम्हारी जान की रक्षा करेंगी। तुम इन रस्सियों को अपने हॉस्टल वाले कमरे के हर खिड़की दरवाजे पर टांग देना। इन रस्सियों की वजह से वह चुड़ैल तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ पाएगी। तो मैंने रस्सियों को अपने हाथ में लेते हुए अपने दादाजी से कहा कि अगर आप इन रस्सियों को मुझे दे देंगे तो वह चुड़ैल आपकी भी तो जान ले सकती है। पर मेरे दादाजी ने कहा कि मेरी जीने की इच्छा मर चुकी है और वैसे भी मेरा परिवार ऊपर मेरा इंतजार कर रहा है। तुम इन रस्सियों को ले जाओ और अपनी जान बचाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। फिर मैं उन रस्सियों को लेकर अपने हॉस्टल वापस लौट गया और वापस लौटने के 2 दिन बाद ही मुझे खबर मिली कि किसी ने बड़ी बेरहमी से मेरे दादाजी की हत्या कर दी है। दादाजी की मौत के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे रात को मेरे कमरे के बाहर कोई है जो हाथ लगाकर मेरे बाहर आने का इंतजार कर रहा है। अब मुझे भी रात को उस चुड़ैल के सपने आने लगे हैं और सपने में मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा सा उल्लू जिसका सिर एक बूढ़ी औरत का है और वो अपने बड़े बड़े पंजों से मेरे शरीर को फाड़ रही है। हर रात मुझे एक ही सपना आता है कि वह बड़ा सा उल्लू मेरी जान ले रहा है और हर रात मैं डर के नींद से जाग जाता हूँ और पता नहीं ये रस्सियां कब तक मेरी जान उस चुड़ैल से बचा पाएंगी। वैसे भी मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है क्योंकि जिन लोगों से मैं बहुत प्यार करता था वह सब मर चुके हैं। यह बात तब की है जब यूपी के प्रयागराज जिले का एक गांव राजापुर चर्चे में तब आया जब एक रूहानी घटना घटी गांव की उस लड़की के साथ और आसपास के गांव में चर्चा का विषय बन गई। गांव के लोग बुजुर्गों से जब यह वाक्य सुनते हैं तब उनकी रूह कांप उठती है। उस गांव में दामोदर नाम का एक आदमी रहता था और उसके मकान के सामने बहुत घना एक बबूल का पेड़ था। दामोदर की बहुत ही सुंदर 16 साल की पुत्री थी जिसका नाम रिंकी था और उसको जो एक बार देख लेता तो देखता ही रह जाता। रिंकी के पड़ोस वाला मकान सुधा भाभी का था। सुबह 4 बजे अभी अंधेरा होता कि तभी सुधा भाभी रिंकी को आवाज देकर जलाती, रिंकी, ए रिंकी। रिंकी अपने ऊपर से चादर हटाते हुए कहती है, आ रही हूँ भाभी। और रिंकी छत से नीचे गली में आती है और दोनों शौच के लिए साथ चल पड़ती हैं। सुबह हो चली थी। घर लौटने पर रिंकी की माँ हाथ में सोने की 2 चमकती हुई चूड़ियां ली हुई थी और बोली, बेटी ये देख तेरे लिए चूड़ियां बनवाई हूँ, तुझे पसंद है कि नहीं? तो रिंकी बोलती है, तो मुझे गांव से निकालने की तैयारियां शुरू हो गई है माँ। तभी माँ बोलती है, अरे धनपत सुनार के यहाँ से बनवाई हूँ, पूरे 40 ग्राम सोने की है, तो का जाने बेटिया। बेटी की डोली जब तक द्वार से विदा नहीं हो जाती तब तक सर पे बोझ रहता है। बेटी जुग जमाना बड़ा खराब होता जा रहा है। अच्छा तो ये बात है माँ, तू खाना निकाल, पिताजी शायद लौका देख कर लौटे हैं। क्यों पिताजी, आप लोगों को मैं बोझ लगने लगी हूँ ना? रिंकी बोलती है। तभी रिंकी के पिता बोलते हैं, बात पक्की करके ही लौटा हूँ। फोटो देखते ही लड़के वाले राजी हो गए
और हमारी बेटियां उनको पसंद आ गई। उन्हें अब 2-4 लोग लड़की पूजने आ रहे हैं। रिंकी शर्मा कर अपने कमरे में भाग गई और इधर सुधा भाभी पास पड़ोस की औरतों और मेहमानों के खाने पीने के बंदोबस्त में जुट गई। मेहमान पास के गांव के ही थे, इसलिए बैलगाड़ी से ही आ गए थे। लड़की पूजने के बाद सभी खाए पिए और दामोदर जी के समधी जी गले मिले और अगले महीने में शादी की तारीख पक्की करके चले गए। आज चांदनी रात खिली हुई थी और सारा गांव नींद के आगोश में था। रिंकी की माँ उसके पास ही सोई हुई थी। छत के ऊपर सो रही रिंकी का बदन चांदनी में नहाया हुआ था। एकाएक ऐसा लगा जैसे तेज हवा चली हो और सामने वाले बबूल के पेड़ को झंझोड़ गया हो। फिर सब कुछ शांत हो गया और तभी एक आवाज आई, ए रिंकी बबुनी। रिंकी के कानों तक ये आवाज पहुंचती है। रिंकी उठती है और सुधा भाभी को जानकर ऊपर छत से सीढ़ियां उतरने आंगन में आ जाती है और दरवाजा खोलती है तो एक स्त्री को देखती हुई कहती है, कौन? अभी इतना ही वह कह पाई थी कि तभी एक खुशबू उसे मदहोश करने लगती है और गली में उसके सामने जो स्त्री खड़ी थी वह खूबसूरत युवक में तब्दील हो जाती है। सफेद रंग के कुर्ते पैजामे में वह युवक नजर आने लगता है और उसके हाथ में एक काले रंग का घोड़ा भी था जो चंचल था और अपनी पूंछ इधर उधर लहरा रहा था। युवक रिंकी की तरफ हाथ बढ़ाया और रिंकी आगे बढ़ी। युवक उसकी कमर पकड़कर घोड़े पर बिठाया और उछलकर घोड़े पे बैठते हुए तीर के समान उस जगह पर पहुंचता है जहां एक कब्रिस्तान था। अब वह उस खुशबू के प्रभाव को रिंकी से अलग कर दिया। वह ख्याल में आई बेचैनी से इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी, लेकिन चारों तरफ सिर्फ कब्र ही कब्र थी। वह डरी सहमी हिम्मत करके बोली, ये मैं कहाँ आ गई और ये मेरा गांव नहीं है। गांव भले ही तुम्हारा ना हो पर तुम्हें चाहने वाला तो तुम्हारे सामने खड़ा है। फिर डर कैसा? वह युवक बोला, डर है मुझे धोखे से यहाँ लाने वाला मेरा हमदर्द नहीं हो सकता। रिंकी ने कहा, डरो मत, आज मैं तुम्हें दुल्हन की तरह सजा दूंगा। वो युवक बोला और उसने ऊपर देखा तो एक खूबसूरत नूरानी साड़ी और हीरे के जवाहरात उसके हाथों में आ गए। वह बोला, लो इसे पहन लो जाने हयात। और रिंकी उस नूरानी चमकती साड़ी को और उन चमकते हीरो के जवाहरातों को ले ली और उनको पहनकर अपने आप को निहारे जा रही थी। तभी उस युवक ने उसे गले लगा लिया। रिंकी पहले तो तिलमिलाई पर फिर अपने आप को शांत कर लिया। ये भी एक हसीन पल है उसे लगा, मगर ये क्या? वह खूबसूरत सा दिखने वाला नौजवान रिंकी को अपनी बाजुओं में कसे उसके कंधे पर सर रखे जब उसमें समाने की कोशिश करने लगा तो वह खौफनाक हो चला। उसका चेहरा एक तरफ जला फफोलों के जैसा सफेद हो चला और उसके आंख से टपकते खून उसके बड़े बड़े दांतों को लाल करके उसके चेहरे को और खौफनाक बनाने लगे थे। वह एक ताकतवर जिन्न था जो रिंकी के जिस्म से खेल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वह रिंकी को रौंदता हुआ वह जिन्न शांत होकर खूबसूरत सा चेहरा इख्तियार कर चुका था। साथी, अब हमें घर छोड़ दो, रिंकी बोलती है और युवक उसे घोड़े पर बिठाता है और उसे तीर के सामान लेकर उससे यह कहते चल दिया कि ये राज तुम्हारे और मेरे जिंदगी का आगाज है। मैं सोचता हूँ ये ऐसा ही खूबसूरत बना रहे, वरना आज क्या हुआ किसी के सामने कल बना तो हम सदा के लिए जुदा हो जाएंगे और मैं जुदाई में तुम्हारे पादल किस हद तक गुजर जाऊंगा शायद तुम्हें पता नहीं। साथी, मैं तुम्हें अपने दिल से भला कैसे जुदा कर सकती हूँ? तुम्ही तो मेरी प्यास हो। मुस्कुराती हुई रिंकी बोलती है। घोड़ा उड़ता हुआ छत के ऊपर आ गया और रिंकी को युवक उसके बिस्तर पर लिटाया। तभी उसकी माँ जग गई और बोली, तुम्हारे साथ कौन खड़ा है बेटी? कोई तो नहीं माँ, रिंकी युवक को देखती हुई बोलती है जो उसे अपनी सुर्ख आंखों से घूर रहा था। तभी छत से नीचे कूदने की धड़ाम से आवाज आई और एक भयानक सी आवाज पूरे वातावरण को चीर गई। मकान के सामने वाला बबूल का पेड़ ऐसा लगा कि उसे कोई झंझोड़ता हुआ उखाड़कर फेंक दिया हो। सुबह हो चली थी। माँ रिंकी को एक तक टकटकी लगा देखे जा रही थी। फिर बोली, अरे ऐसी साड़ी और ऐसे गहने, ये सब रिंकी, और तेरी मांग में ये सिंदूर किसने भरी? बोलती क्यों नहीं? गांव का मंजर था। सुधा भाभी भी आ गई थी। अम्मा पूछ रही है, सच सच बता दो रिंकी बबुनी, सुधा भाभी ने कहा। तो उसने बताया, मैं सो रही थी माँ, तो मुझे ऐसा लगा कि रोज की तरह सुधा भाभी बुला रही होंगी। मैं नीचे गई, दरवाजा खोली तो देखा एक खूबसूरत युवक घोड़ा लेकर खड़ा है। वो मुझे घोड़े पर बिठा के सुनसान जगह पर ले गया
और उसी ने ये सब दिया है और मेरी मांग भरी है। आय हाय दैया, अम्मा या तो जिन है, कहा थे ये सब कॉल करा ली थे और आजीवन साथ नहीं छोड़ते। जल्दी करो, वो मुसलमान हाफिज है ना, उन्हें बुलाओ, ना ही तो बबुनी हाथ ना ही लगी है। सुधा भाभी बोलती है। हे भगवान, मेरी बिटिया की रक्षा करना, माँ ने कहा। तभी उसी दिन हाफिज आ गया था। या खुदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक काले रंग के धागे में बंधी तावीज पर फूंकते हुए, इसे बख्श दे, इसे बख्श दे, मैं इसकी बाजू पर यह तावीज बांध देता हूँ। अब वह इसके पास नहीं आएगा और जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी करा दो। हाफिज जी बोले। जी बाबा। रात काफी बीत चुकी थी और एक रस्सी की तरह कोई चीज बबूल के पेड़ से चढ़ी और रिंकी के कमरे तक गई। मगर ये क्या, दरवाजे के बाहर कई आग के गोले निकले और एक दर्द भरी चीख उभरी। जैसे लगा कोई चीखता हुआ भाग रहा हो। शायद हाफिज के तावीज का असर कार्य करना शुरू कर दिया था। इधर हाफिज अपने मकान के बाहर वाले कमरे में सोया हुआ था। कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसके बेड के चारों तरफ कोई साया चल रहा है। हाफिज बोला, कौन हो? तभी एक खौफनाक आग जैसा दहकता चेहरा दिखाई देने लगा। मैं इश्क का भूखा प्यासा जिन्न हूँ। कितने अरसे बाद कोई मुझे प्यार करने वाली मिली भी तो तूने उसे अपनी दुआओं और तावीजों से हमारे और उसके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर जुदाई नहीं। अब तू मेरा दुश्मन हो गया है हाफिज, अब तुझे मरना ही होगा। गुस्से में खौफनाक जिन दहाड़ उठा। खुदा का वास्ता, मुझे बख्श दे ए आती से जिन। हाफिज गड़गड़ाने लगा, मगर हाफिज की फरियाद सुनने के बजाय जिन्नात ने उसे मार डालना ही उचित समझा और हाफिज को फिजा में उठाकर घर की दीवार पर जोर से पटक कर मार डाला। हाफिज की दर्द भरी चीख निकली और उस कमरे की चार दीवारी में ही खामोश हो गई। आज हाफिज की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। तमाम चर्चाएं होने लगी थी। भैया, कल ही को दामोदर जी की बिटिया को देखने गया था बेचारा, और आज मर गया, एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला। हमें तो लगता है काका, दामोदर की बिटिया किसी जिन्न से फंसी है। अरे ससुरा, वो का इंसान है कि औरत को फंसा लेगा, एक समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता है। छोड़ो काका, बात का बतंगड़ मत बना, कल ही तो शादी है बेचारी रिंकी की, एक नौजवान बोला। दिन भर लोग दामोदर जी की मदद करते रहे। बारात आती दिखाई देने लगी। दरवाजे पर बारात आई और द्वार पूजा हुआ और मंत्रोच्चारण के बीच रिंकी और उदय फेरे ले रहे थे। मगर ये क्या, दूल्हे के चेहरे में जिन्न का चेहरा तब्दील हो रहा था। शादी संपन्न हुई। दूल्हा दुल्हन को आराम करने के लिए कोहबर घर में एक साथ छोड़ दिया गया। कमरे में एक घी का दिया जल रहा था और विदाई सुबह होनी थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। तभी आवाज आई, रिंकी, रिंकी। रिंकी तो उठी नहीं, लेकिन दूल्हा अभी उठा ही था कि रूहानी खुराफात शुरू हुआ। दूल्हे के दोनों बाजू को एक नाग ने लपेट लिया। वह बेकाबू सा हो गया था और तभी एक हंसी गूंजी, रिंकी उठो, आज तुम और हम सदा के लिए एक हो जाए, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उस दूल्हे ने डरते हुए उस जन्नात से कहा कि कौन हो तुम? तो उस जन्नात ने कहा कि पहले मैं भी किसी लड़की से प्यार किया करता था, लेकिन उसके घर वाले हमारे मिलन पे राजी नहीं थे। एक दिन हम उनकी आंखों में धूल झोंक कर भाग निकले, पर बेदर्दी जमाना हमें मिलने नहीं दिया और हमारा कत्ल भी कर दिया, और मेरी पाक जिस्म में एक बुरे जिन्न की रूह दाखिल हो गई। और तब से मैं प्यासा घूम रहा था कि मुझे रिंकी मिली। आओ रिंकी, तुम मेरे साथ चलो, ज्यादा देर मत करो। और वह रिंकी जिन्नात के साथ चल दी। उधर दूल्हा जैसे ही नाग की कैद से छूटता है तो वह शोर मचाने लगता है, मेरी दुल्हन को बचाओ, वह बाहर किसी के साथ जा रही है। सारे गांव वाले लाठी डंडे लेकर उधर चले गए और इधर जिन्न रिंकी के जिस्म के सारे कपड़े निकाल लेता है और वह निर्वस्त्र हो गई और प्यासा जिन्न अपनी प्यास बुझा रहा था। रिंकी की आंखें फट चुकी थी और जीभ बाहर को निकल चुकी थी, मगर प्यासा जिन्न है कि बेचारी मर चुके रिंकी के जिस्म को रौंदे जा रहा था। गांव वाले आए, रिंकी की यह दशा देखकर रो पड़े थे। रिंकी के नंगे जिस्म पर बहुत सारी खरोचों के निशान थे और वह मर चुकी थी। देव कुमार जी तहसीलदार के पद पर कार्य करते थे। कई सालों से एक ही शहर में इसी पद पर कार्य कर रहे थे और वह बड़े ही धाकड़ और निर्भीक स्वभाव के आदमी थे। एक बार उन्हें किसी विभाग के
इंस्पेक्शन के लिए एक गांव में जाना पड़ा। उस गांव में बाहर से आए किसी अधिकारी के रुकने के लिए कोई गेस्ट हाउस या कोई सरकारी कार्यालय की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उनको उस गांव के एक सरकारी स्कूल में रुकने की व्यवस्था कराई जाती है। देव कुमार जी उस गांव में शाम तक पहुंच जाते हैं। उन्हें दूसरे दिन अपने काम पर निकलना था। वह अपना छोटा सूटकेस जो उनके पास था वो स्कूल में रख देते हैं और थोड़ा गांव की सैर के लिए निकल जाते हैं। गांव छोटा ही था, थोड़ी देर में ही वह गांव में काफी कुछ घूम लेते हैं। अब धीरे धीरे अंधेरा भी हो चला था। देव कुमार जी स्कूल की तरफ लौटने लगते हैं। थोड़ी देर पैदल चलते हुए इधर उधर देखते हुए वह स्कूल पहुंच जाते हैं। शहर से जब आदमी गांव जाता है तब वह शहर की भागदौड़ की दुनिया से दूर शांत माहौल, गांव के सीधे साधे लोग और प्राकृतिक सौंदर्य को देख भाव विभोर हो जाता है और उसे अनुपम आनंद की अनुभूति होती है। देव कुमार जी भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे। इधर चौकीदार ने रात को स्कूल के मैदान में उनके रात्रि में विश्राम के लिए बिस्तर लगा दिया था। देव कुमार जी स्कूल पहुंचते हैं और देखते हैं कि स्कूल के मैदान में ही उनका बिस्तर लगा हुआ है। अब वह कुछ दिन के सफर और फिर शाम को घूम फिर कर काफी थक गए थे। उन्हें स्कूल में आता देखकर स्कूल का चौकीदार उनके पास पहुंचता है और कहता है कि साहब आपका बिस्तर लगा दिया है, अगर कौनो चीज की जरूरत हो तो बता दियो। वह ठीक है कहकर अपने चप्पल बिस्तर के नीचे उतारकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। गर्मी का मौसम था, हवा भी नहीं चल रही थी। देव कुमार जी वो काफी देर लेटने के बाद भी जब नींद नहीं आती तो फिर वह चौकीदार को आवाज देते हैं। चौकीदार आता है। बोलो मालिक, कोनो काम है का? स्कूल के सामने ही कुछ दूरी पर बरगद का एक विशालकाय पेड़ था। देव कुमार जी चौकीदार से कहते हैं कि उन्हें यहाँ नींद नहीं आ रही है, इसलिए उनका बिस्तर सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे लगवा दे। चौकीदार समझाता है कि साहब आप यहीं सो जाइए, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। उस बरगद के पेड़ के नीचे लोग रात को नहीं जाते। परंतु देव कुमार जी कहाँ किसी की सुनने वाले थे, वो तो अपनी मर्जी के मालिक थे। वह बोले, मैं किसी से नहीं डरता और मेरा बिस्तर वही उसी पेड़ के नीचे लगवा दिया जाए। चौकीदार मजबूरी बस उनका बिस्तर उसी पेड़ के नीचे लगवा देता है। देव कुमार जी वहां जाकर अपनी चमड़े की चप्पल बिस्तर के नीचे उतारकर सो जाते हैं। वहां पेड़ के नीचे उन्हें हवा के झोंकों का मधुर आनंद आ रहा था और धीरे धीरे उनकी आंख लग जाती है। अभी उनकी हल्की हल्की आंख ही लगी होगी कि उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उन्हें कोई बच्चा छू रहा हो, और देखते ही देखते वह कोमल हाथों का एहसास बड़े बच्चे और बड़े बच्चे से बड़े आदमी के हाथों की भ्रांति प्रतीत होता है और फिर एक कठोर लोहे के हाथ की भ्रांति महसूस होता है। इतनी जल्दी इतना बदलाव, वह हड़बड़ा कर उड़ जाते हैं और देखते ही देखते उनके सामने एक बड़ा लंबा चौड़ा आदमी सफेद वेशभूषा में दिखाई देता है। उसे देख उनकी हालत खराब हो जाती है। अब उन्हें कुछ नहीं सूझता कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें याद आता है कि जिन्न आदि पवित्र आत्मा होती है और वह अशुद्ध चीजों से डरते हैं। तब वह डरते हुए झट से उठते हैं और अपने बिस्तर के बाजू से झाड़ के पास की मिट्टी उठाते हैं और उस जिन्न के ऊपर फेंकते हैं जहां वहां लघु शंका करके और अपने बिस्तर पर आकर सोए थे। उस जिन्न की तरफ मिट्टी फेंकते ही वह गायब हो जाता है। देव कुमार जी अपना बिस्तर स्वयं ही उठाकर स्कूल की तरफ भागते हैं। अब तक शायद चौकीदार भी सो गया था। देव कुमार जी अपनी खाट पर से स्कूल के मैदान पर रखकर उस बिस्तर पर डालकर सो जाते हैं। बड़ी देर बाद उनको नींद आती है और सुबह सुबह चौकीदार देखता है कि साहब स्कूल में ही सो रहे हैं। तब वह उनके पास जाता है और वह उनसे पेड़ के नीचे से स्कूल में आकर सोने का कारण पूछता है। तब वह उसे रात का सारा घटना बतलाते हैं। तब चौकीदार कहता है, हम इसीलिए मना किए रहे, हमका पेड़ के नीचे कोनो अनहोनी होने का डर रहा, आप हमारी बात माने ही नहीं। देव कुमार जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह दिन में ही अपना काम निपटाकर अपने शहर वापस लौट जाते हैं। सुरेश गुड़गांव दिल्ली में रहता था और एक दिन उसके 4 दोस्त मिलते हैं। वह बचपन से ही एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और बड़े दिन बाद 5 दोस्त मिले तो उन्होंने घूमने का प्लान बनाया। वो सब मिलकर अलग अलग जगह जाने की बात करने लगे। एक गोवा के लिए कह रहा था, एक मैसूर के लिए
और एक आगरा का ताजमहल देखने के लिए कह रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सुरेश एक पहाड़ी पर घूमने की सोच रहा था। तो उसने उन सबको बताया तो सब प्राकृतिक नज़ारे और साथ में वक्त बिताने के लिए पहाड़ी पर घूमना सही लगा। अगले 2 दिन बाद वो सब ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने अपने घर आए और सामान पैक करने लगे। अगले दिन सभी दोस्त एक गाड़ी से पहाड़ी की तरफ निकले। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर घना जंगल और पहाड़ियां हैं। तीनों एक होटल पर गए और फिर ट्रैवलिंग का सामान लेकर उस पहाड़ी के जंगल में घूमने लगे। उन्हें तो हरी भरी पेड़ों की खूबसूरती बहुत पसंद आई और वह घूमते घूमते जंगल के बीच में पहुंच गए। तभी सुरेश को मिट्टी में आधी दबी एक पुरानी सी लोहे की बोतल दिखाई दी जिस पर कई ताबीजें बंधी हुई थी। लेकिन सुरेश ने चुपचाप वह बोतल उठाकर अपने बैग में डाल दी और रात होने से पहले वह होटल में आ गए। रमेश ने किसी को बोतल के बारे में नहीं बताया था और उसी रात रमेश को सपना आया कि बोतल में कुछ सोने के सिक्के हैं और उसकी एकदम से नींद खुली। अब उसके मन में लालच जाग गया और उसने चुपचाप अंधेरे में बैग से बोतल निकाली और कमरे में ही उसका ढक्कन खोलने लगा। कुछ कोशिश के बाद वह ढक्कन खुल गया और उससे भयंकर बदबूदार एक गर्म तेज धुआं निकला। उसमें एक भयंकर शैतानी जिन्न की रूह दिखाई देती है। वह डर के मारे अपनी आंख बंद कर लेता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद वह आंख खोलता है तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और अगले दिन सुरेश कुछ थका हुआ लग रहा था, तो आज वे सारे दोस्त होटल में ही रुके हुए थे। दिन में आज उनके कमरों में बहुत तेज खुशबू आ रही थी, पर सुरेश के कमरे से सबसे तेज खुशबू आ रही थी। और सुरेश के व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आ गया। वो कुछ चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया और हद तो तब हुई जब वो चारों खिड़की से सुरेश को कुरान की आयतें पढ़ते देख रहे थे। सुरेश जमीन से 1 फीट ऊपर हवा में कुरान पढ़ रहा था, क्योंकि जिस रूहानी शक्ति ने सुरेश के शरीर पर कब्जा किया था वह हवा वाला जिन्न था, जिसने उस बोतल में कैद होने से पहले वायु तत्व को सिद्ध किया था। सुरेश को हवा में 1 फीट ऊपर नमाज पढ़ते देख उसके चारों साथी डर गए, पर सुरेश उनका बचपन का दोस्त था, तो वह उसे इस हालत में देखकर रोने लगे। रात होने वाली थी, तो डर के मारे वो कहीं नहीं गए कि कुछ और अला बला पीछे न पड़ जाए। और जब सुरेश और उसके साथी बैठकर खाना खाने लगे, तो सुरेश ऐसे खाना खा रहा था जैसे वर्षों का भूखा हो, और अकेले ही वह 5 आदमियों का खाना खा गया। उस दिन वह दोबारा ऑर्डर देने गए तो होटल वाले ने बोल दिया कि तुम पर कोई भूत तो नहीं लग गया जो 10 आदमियों का खाना खा गए। और सब सुरेश के कमरे में सोने चले गए ताकि कोई बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। पर उस जिन्न को यह मंजूर नहीं था। उस रात जोरदार तूफान आया जिसमें होटल के पार्किंग की 3 शेड उड़ गई, और वो तो अच्छा हुआ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और रात को सुरेश अजीब अजीब भाषा बोल रहा था, शायद तालीम पढ़ रहा था, और सुरेश पूरी रात भर गुस्से में गुर्राता रहा। उसके साथी तो बुरी तरह डर रहे थे। तीसरे दिन एक नजदीक के गांव से एक मौलवी को बुलाया। उन सबको तो वह बड़ी बड़ी हाँक रहा था, और अंदर आ गया तो उस जिन्न ने उसे खुली चुनौती दे डाली कि हिम्मत है तो मुझसे बचा के दिखा इसको, नहीं तो चला जा। पर वो भी कहाँ मानने वाला था। उसने भी आयतें पढ़ी, पर वह तो एक भयंकर जिन्न था। उसने मौलवी को एक लात दी मारी और खुद जोर जोर से वही आयतें पढ़ने लगा। मौलवी की तो हवा गुल हो गई और उसके सर पर चोट लग गई, जिससे वह डरकर बाहर भाग गया। बाहर आने पर सुरेश के दोस्तों ने मौलवी की हालत देखकर ही समझ गए कि यह कोई छोटी बला नहीं है, यह तो कोई बहुत बड़ी भयंकर रूह है। अब तो होटल में सबको पता चल गया कि शहर से आए लड़के को जिन्न ने अपने वश में कर लिया। कई अफवाहें उड़ी, कोई कहता कि वो खुद शैतान है, कोई कहता कि वो एक प्रेत है, क्योंकि आपने यह तो सुना ही होगा, जितने मुंह उतनी बातें। अब उस रात को कोई उसके पास नहीं गया। रात सही गुजरी और सुबह फिर एक तांत्रिक को लाया गया, जो कल रात ही चौराहे पर काले कपड़ों में बैठा था। उसने भी बड़ी बड़ी बातें हाकी कि मैं हिमालय से आ रहा हूँ, मैंने कई सिद्धियां की है, वगैरह वगैरह। आज उसकी बारी थी, वो भी गया। उसे संस्कृत तो आती नहीं थी, तो मंत्र क्या खाक पड़ता। उसको तो जिन्न ने इतनी बुरी तरह पीटा कि उसको उसकी नानी याद आ गई। अब सुरेश बहुत कमजोर हो गया था। उसकी आंखों के नीचे
काले धब्बे पड़ गए थे, दांत सड़कर काले हो गए थे। पर एक बात थी कि खुशबू अब कम हो रही थी। शायद सुरेश की मौत अब निकट ही थी। और तभी उनमें से एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना इसे मंदिर ले जाया जाए। तो अगली सुबह उसे तुरंत उसके हाथ पैर लोहे की चैन से कसकर बांध कर लाया गया। यह सब सामान होटल वाले ने दिया। फिर वो लोग एक सिद्ध शक्ति पीठ पर गए और उन्हें जैसे जैसे वह मंदिर आ रहा था वैसे वैसे जिन्न का गुस्सा बढ़ रहा था। उसने एक बार फिर इबादत पढ़ना शुरू किया कि वो अपनी जगह से ऊपर उठने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। बड़ी मुश्किल से उसके दोस्तों ने उसे पकड़ कर रखा और जब वह कुछ न कर पाया तो वह अपनी रूहानी शक्ति से पूरे वातावरण को बदलने लगा। अब तेज आंधी आने लगी और वह अपनी रूहानी ताकत से गाड़ी को भी नियंत्रित करने लगा। गाड़ी रास्ते पर इधर उधर जाने लगी और ड्राइवर तो बेहोश ही हो गया और बड़ी मुश्किल से गाड़ी को चलाते हुए स्टीयरिंग संभाला और फिर ड्राइवर के मुंह पर पानी मारकर जगाया गया। मंदिर के 1 किलोमीटर की दूरी से सब सही हो रहा था। जिन्न जोर जोर से बोल रहा था, मैं अभी इसे छोड़ देता हूँ, तुम मुझे वापस ले चलो, मुझे बचा लो। अब वो समझ गए कि इसकी शक्ति कम पड़ गई है। अब ये डर रहा है। वह मंदिर में पहुंचे तो वह जिन्न चुपचाप उनके साथ जाने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वह मंदिर की तरफ जा रहा था उसकी शक्ति को कोई खींच रहा है। मंदिर में माँ काल रात्रि के दर्शन करते समय पंडित जी ने लौह बाहुगल, कपूर और एक गुप्त चीज मिलाई जो कि मैं आपको नहीं बता सकता। जब वह मिलाकर धूप जलाई तो जिन्न बुरी तरह चीखने लगा। कुछ मंत्र पढ़ते ही वह बेहोश हो गया। शायद वह आज बहुत बड़ी शक्ति के सामने छोटा पड़ गया। बेचारा कुछ देर में सुरेश एकदम ठीक हो गया और सब खुशी खुशी घर चले गए। जय माता दी। दोस्तों, यह एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। अब ये आपकी बात है कि आप इसे सच मानते हो या फिर झूठ।